Okay. Good morning, my dear student. Morning, online वाला बच्चे लोग को. See, we have completed दो चैप्टर ना, चैप्टर वन और चैप्टर टू. चैप्टर वन में हम लोग सोशोलॉजी का इमर्जेंस को देखा है. चैप्टर टू में हम सोशोलॉजी को एज ए साइंस वी हैव सीन दैट. उसके बाद अभी जो नेक्स्ट चैप्टर था दैट इज योर सिलेबस. सिलेबस को इफ यू सी द नेक्स्ट चैप्टर वाज अबाउट द रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एनालिसिस. तो रिसर्च मेथोडोलॉजी और एनालिसिस में बेसिकली हम आपका जो क्वालिटेटिव मेथड्स है ना, क्वांटिटेटिव मेथड्स है उसको हम लोग पढ़ता है. ओके. उसके बाद वो मेथड्स में जैसे एनालाइज करना, सैम्पलिंग करना, थ्योरी, हाइपोथेसिस, जो बेसिकली वन डे लेक्चर है सिर्फ. इसीलिए ऑलरेडी इसका थोड़ा जिस्ट आपको पता है, दैट्स व्हाई हम इसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं. मतलब जब हम लोग सब खत्म करेगा, जैसे स्पेशली आपका जो सोशल टिंकर्स है उसको खत्म करने के बाद हम लोग इसको एक लेक्चर में खत्म करेगा. इसमें से मैक्सिमम ऑफ द जो मेथड्स है ऑलरेडी आप लोग जानते हैं. जैसे पॉजिटिविस्ट मेथड है ना, उसके बाद नॉन साइंटिफिक यानी कि नॉन पॉजिटिव मेथड्स, वो सब भी आपको पता है. ठीक है. तो इसीलिए उसको अभी हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. हम इसलिए हम चाहता है कि सोशल थिंकर्स को स्टार्ट करना. ओके. सोशल थिंकर्स में आपका टिंकर्स कौन कौन है? कार्ल मैक्स है, बर्कहाइम है, मैक्स वेबर, पर्सन, मर्टन, मेट. ठीक है. ये लोग इतना सिर्फ है ये, लेकिन जैसे कि 1 2 3 4 5 6, आपको 6 दिखाई दे रहा है ना. 6, हाँ. 6 फिलोसोफर्स है, लेकिन ये फिलोसोफर से बहुत आदमी लोग जुड़ा हुआ है. और आपका जो सिलेबस है पेपर वन का सिलेबस, वो सिलेबस कंप्लीटली 60% तो ये आदमी लोग से ही जुड़ा हुआ है. ये लोग से जुड़ा हुआ है. इसीलिए इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है. और आप ऐसे मान के चलो, पूरा फरवरी का हाफ जो महीना रहेगा वो बेसिकली ये लोग का ऊपर में ही पड़े. और अगर इसका कंसेप्ट आपका क्लियर है, बाकी का जितना बचा सोशोलॉजी का पार्ट है आप उसको लिख पाए. आप ये मतलब फिलोसोफर्स को रेफरेंस में आप एग्जाम्पल में लिख पाएगा, आप क्रिटिक्स भी बना सकेगा ये लोग को यूज करके. ओके. सो पूरा ऑलमोस्ट फरवरी तक हम सोचता है शायद ये इतना जाएगा ये सोलो slope. और उसके बाद जो बचा कुछ है आपका जो चैप्टर्स है वेरी इजी. कुछ ना कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. जैसे सोशल स्ट्रक्चर बोलने से भी आप लिख पाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट बोलने से भी आप लिख सकेगा, बायोडाइवर्सिटी बोलने से भी आप लिख सकेगा. ओके. उसके बाद इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बोलने से भी आप लिख सकेगा कुछ ना कुछ. लेकिन उसको लिखने के लिए ये सोशल थिंकर जरूरी है. तो इसको बहुत स्लो एंड आप समझना पड़ेगा. अगर आप नहीं समझते हैं बार बार आप हमको तो सोशल थिंकर्स में हम सबसे पहले कार्ल मैक्स से ही स्टार्ट करना चाहते हैं. लेकिन कार्ल मैक्स को पढ़ने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड, अभी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं कार्ल मैक्स का, उसका लाइफ हिस्ट्री, वो कभी भी एग्जाम में नहीं लिखेगा. जैसे कि आप लोगों को हम देखा है, सपोज हम आपको क्वेश्चन पूछा था, सोशोलॉजी कैन बी डिसिप्लिन, कैन सोशोलॉजी बी डिसिप्लिन ऑफ साइंस, हम आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा था. हाँ. तो उसमें मैक्सिमम ऑफ यू क्या किया है, सोशोलॉजी का डेफिनेशन दिया है, साइंस का डेफिनेशन दिया है. हम आपको डेफिनेशन पूछा ही नहीं. कभी भी वो डेफिनेशन दो ही मत. अब सीधा बताओ क्यों. फ्रॉम द पॉइंट जहां से पूछे है वहां से स्टार्ट करो. समझ गया. वैसे ही जब हम सोशोलॉजी का अभी हम आपको जो बता रहा है जो अंडरस्टैंड करने के लिए, उसमें मैक्स जो जर्मन था, है ना, मैक्स जो जर्मनी, वो रशिया से था, माँ ये था, इसको शादी किया, विल नेवर से दैट. वो अपना कॉलेज में क्या किया वो नहीं, लेकिन उसको जानने के लिए एज ए सोशल थिंकर वो कैसे एराइज है, इट्स नेसेसरी कि उसका लाइफ को जान. तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, आप इसको कभी एग्जाम में put नहीं करेगा एसएस3 में. जी हाँ. सो कार्ल मैक्स के बारे में हम, इसके ये आदमी के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं. ओके. इसको यहाँ using this blank space. मैक्स. इफ यू लुक एट द हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री ऑफ द मैक्स, यू विल फाइंड कि वो भी एक नॉर्मल आदमी था. सो उसका जो फादर था ही बिलोंग फ्रॉम प्रूशिया. ओके. प्रूशिया से उसका फादर बिलोंग करता था. और उसका फादर जो एक लॉयर था, यानी कि उसका फैमिली उसको कैसे इन्फ्लुएंस करता. एंड उसका जो मदर था वो एक डच वुमेन था. सो उसका फादर उस समय में जर्मन का बहुत, जर्मनी मतलब जूइश पीपल का क्रूसिफिकेशन बहुत होता था. सो इसलिए उसका फादर क्या किया है, अपना रिलीजन को कम्प्लीटली चेंज करके उसका फादर खुद को क्रिश्चियन बना ये. और क्रिश्चियन बना के वो चाहता था कि मैक्स भी उसकी उसी की तरह एक लॉयर बने. लेकिन मैक्स फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ वो फिलोसॉफी, फिलोसॉफी और जो लिटरेचर है वो उसका फेवरेट था. वो उसका कोर सब्जेक्ट था. वांटेड टू परस्यू दैट, यानी कि फिलोसोफर या तो लिटरेचर में वो परस्यू करना चाहता.
एंड ही वाज वेरी गुड इन लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन एंड ग्रीक जो लैंग्वेज है उसका वो एक्सपर्ट था सिंस उसका चाइल्डहुड से, मतलब उसको पसंद था ये सब चीज़। उसके बाद ही वाज वेरी, मतलब बहुत पढ़ाई सकता था। सो एट द एज ऑफ 16 ये उसका फर्स्ट लाइफ का टर्न। एट द एज ऑफ 16 वो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में वो जाता है। ठीक है? जिसमें वो पहली बार वेस्ट पेन बोल के एक टीचर से मिलता है। स्पिन, स्पिन और वेस्ट पेन, स्पिन। ठीक है, ये इससे मिलता है। नाउ दिस पर्सन ही वाज द डिसाइपल, यानी कि स्टूडेंट, डिसाइपल ऑफ सेंट सिमोन। और सेंट सिमोन को हम लोग ये नाम पहले भी सुन चुका है। ये आपका वो आदमी है जो प्री क्रिश्चियन इरा के समय में, रेनेसेंस के समय में, वन ऑफ द ग्रेटर फिलोसॉफिकल थॉट, जो द कंसेप्ट ऑफ माइंड के बारे में बताए। आई थिंक देयर फॉर आई एग्जिस्ट, जिसको हम लोग रेने डेस्किन के अंदर में पढ़ा, ईस्टर्न एरियाज, इनिशियल मतलब फर्स्ट क्लास में हम लोग जो। तो ऐसे फिलोसोफर्स का डिसाइपल था आपका वेस्पिन। और मैक्स जो सबसे पहले इससे एनकाउंटर करता है, जब वेस्पिन से एनकाउंटर करता है वो बहुत इससे इन्फ्लुएंस होता है, और वो क्या करता है, चुप चुप के अपना लेक्चर को छोड़ के इसका क्लासेस में वो जाता था तब, और इन कैंपस में इसका साथ वो मिलके इससे सीखता था वो। दूसरा रीजन ये था कि इसका डॉटर का नाम जेनी है। ठीक है? और ये डॉटर जो मैक्स को बहुत पसंद था, तो दैट वाज अनदर रीजन कि वो ये सोसाइटी में जाके इसके साथ सीखता था। ठीक है, तो लेटर ऑन वो जेनी से शादी करता है। ठीक है, मैरिड हर। और उसके बाद वो जो जितना हो सकेगा उसका जो मतलब इससे शादी होने के बाद, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होने के बाद और जानकारी होने के बाद, ये अनफॉर्चुनेटली बैड हैबिट्स में घुसता है। ठीक है? उसके बाद मेरी ये बैड हैबिट्स में घुस जाता है, और ये बैड हैबिट्स के चलते ये गैम्बलिंग करता है, पीता है, फाइटिंग करता है। इसके चलते इसको रेस्टिकेट किया जाता है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन। उसके बाद सिंस हिज फादर वाज ए वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, रेयर था उस समय में, तो उसका बाद क्या करता है, उसको दोबारा यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, क्योंकि वो बहुत टैलेंट था, हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में उसको दोबारा ले जाता है। उसका फादर दोबारा फिर से एडमिशन करता है। वहां में उसको उसका असली फर्स्ट गुरु मिला, हेगल। हेगल सुना होगा। हेगल ना वन ऑफ द, उसको भी हम लोग पॉजिटिव मानता है, वो लोग पॉजिटिविस्ट लोग है। वन ऑफ द ग्रेटर माइंड्स ऑफ द अर्ली फेज फिलोसोफर्स मानता है। ओके, तब यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में वो उसका मास्टर को मिलता है, जिससे वो स्टार्ट करता है अबाउट राइटिंग अबाउट सोशल क्लास स्ट्रगल के बारे में। ओके, तो वो अपना जो मास्टर है हेगल को मिलता है, तो उसका प्रोफेसर रहता है उस समय में। ओके, जैसे डायल हिस्टोरिकल मेटेरियलिस्टिक है ना, ये सब कार्ल मैक्स का स्टडी है। हिस्टोरिकल मेटेरियलिस्टिक, क्लास स्ट्रगल, एलिनेशन, ये सब का कंसेप्ट वो हेगल से लेता है। मतलब हेगल उसको इन्फ्लुएंस करता है। हेगल का इन्फ्लुएंस में वो क्या करता है, गवर्नमेंट लू का बारे में वो लिखने स्टार्ट करता है। तब एक इवोल्यूशनरी राइटर बन के वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखता है। उसी के चलते इसका जो प्रूशिया का जो गवर्नमेंट है इसको बैन कर देता है, इंस्टिगेट कर देता है कंप्लीटली। उसके बाद वो बहुत सा जगह जाता है, यूरोपियन और आपका जो सेंट्रल रीजन है, एशिया रीजन, सेंट्रल यूरोपियन रीजन, एवरीवेयर में वो जाता है। लेकिन जहाँ भी जाता है वो गवर्नमेंट का क्रिटिक्स बनता है, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है कि वो फिलोसफी हो गया और वो सोशल स्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है उसको वो समझ गया, और वो एवरीवेयर में क्रिटिक्स लिखता है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, उसको बॉयकॉट करते जाता है, गवर्नमेंट उसको बॉयकॉट करते जाता है, और उसी के चलते आउट ऑफ हिज 8 चिल्ड्रन 4 ऑफ देम स्टारवेशन से मर, गवर्नमेंट उसको कम्प्लीटली बॉयकॉट कर, सोसाइटी से उसको रिमूव किया जाता है। तब जाके उसका एक फ्रेंड, वन ऑफ द रिच फ्रेंड, रिच फ्रेंड फेडरिक एंजल, ठीक है, तब उसका जो रिच फ्रेंड, कॉलेज का जो रिच फ्रेंड है, वो मिलता है उसको, और वो भी एक फिलोसोफर ही था, फेडरिक, फेडरिक एंगल। वो जो क्या करता है, मैक्स को वो फंडिंग स्टार्ट करता है। वो समझ गया मैक्स, कार्ल मैक्स का पोटेंशियल को, है ना। क्या करता है, कार्ल मैक्स का पोटेंशियल को समझ के वो बोलता है, आई विल फाइनेंस एवरीथिंग, हमारा पैसा जितना तुमको रिक्वायर्ड है सब कुछ हम फाइनेंस करेगा। जो ब्रिटेन का जो कैंप है, यानी कि ब्रिटेन में ऑलरेडी स्लेवरी का कंसेप्ट चल रहा था, है ना, एक्सप्लॉयटेशन बहुत, वहाँ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बहुत।
तो बोला ब्रिटेन का जो कैंप है, लेबर कैंप, वहाँ में जाओ और खुद सब्जेक्ट बन के स्टडी करो ना। खुद सब्जेक्ट बन के खुद भी लैम्प में कैंप में बैठो, कैंप का लेबर कैसे है उसको अंडरस्टैंड करो, उसके बाद खुद ये स्टडी को तुम कंप्लीट करो। जी हाँ, वी बिलीव, मैक्सिमम ऑफ द फिलोसोफर्स बिलीव कि अगर आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेगा आप ज़्यादा बेहतर। इसीलिए ये एंगल जो उसको क्या करता है, ब्रिटेन का कैंप में भेजता है, ब्रिटेन का लेबर कैंप में उसको भेजता है। के सो जब वो लेबर कैंप में जाता है वहां में उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है। तब से वो कैंप में वो जीने वाला उसका जितना राइटिंग है वो उसमें, और शुरुआत में यानी कि कॉलेज समय में वो लिखा है यानी कि तब तक ही बिकेम ए मैच्योर्ड कार्ल मैक्स। वो समझ गया एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ क्लास प्रोडक्शन, कमोडिटीज एंड क्लास स्ट्रगल, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ, ये सब वो समझ गया। और मेटीरियलिस्टिक का कंसेप्ट, डायलेक्टिक मेटीरियलिस्टिक जो है उसको भी वो समझ में है। तब जितना उसका फिलोसॉफी एलिनेशन शुरुआत फिलोसॉफी, उसके बाद वो सबको समझने लगा है। उसके बाद उसका जो राइटिंग में, उसका जितना राइटिंग है उसमें एक मैच्योर्ड मैक्स को दिखाई दिया, यानी कि वो एक रिवोल्यूशनरी, इवोल्यूशन से रिवोल्यूशनरीज बन गया। समझ में आया? सो ये कैंप में इसका साथ फिर क्या होता है, ये उसमें भी उसका अलग अफेयर्स होता है, अलग मतलब इलिजिमेट जो बच्चा फिर होता है, लेकिन वो अलग है। ओके, तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है कि उसका लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस हुआ है। हेगल उसका लाइफ में सबसे बड़ा इम्प्रेस किया है। हेगल का इम्प्रेशन से वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द राइटिंग जिसको हम लोग इवोल्यूशनरी बोल स्टार्ट होता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट वो कैंप जाने के बाद इन्फ्लुएंस होके उसका सेकेंड पार्ट यानी कि राइटिंग तब स्टार्ट होता है। ना समझा है? श्योर ना? ऑफलाइन वाला बच्चा लोग भी समझा होगा, ऑनलाइन वाला श्योर? सो इसीलिए अगर मैक्स जो हेगल का स्टडी को लेके मैक्स स्टडी किया है ना, इसीलिए ना आपका बुक में हेगल हेगल के बारे में कहीं नहीं लिखा है, फिर भी एग्जाम में हेगल और मैक्स का क्रिटिक्स आता है। इसमें है हेगल और मैक्स का क्रिटिक आता है। इसलिए हम लोग कोशिश करेगा कि हेगल का जिस पॉइंट आप समझो, ताकि आप मैक्स के साथ उसको क्रिटिसाइजेशन में पॉइंट में डाल सकेंगे, डिफरेंसेस पॉइंट। समझ गया? क्योंकि तुम जब मैक्स को लिखता है, मैक्स का मेटेरियलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ द सोसाइटी, उसमें आपको हेगल का व्यू डालना पड़ेगा। ऐसे होके हम लोग आंसर को ब्यूटीफाई करता है, स्टेप बहुत अच्छा बनाता है। समझ रहा है? सो इसीलिए आज का क्लास में ये आपका शायद नोट्स में डाला नहीं है, फिर भी क्लास में आप इसको प्रेजेंट रह के आप समझ जाओ। इसीलिए हम स्टार्ट कर रहा है हेगल, हेगल्स व्यू। वो व्यू जिससे एक्चुअली कार्ल मैक्स इन्फ्लुएंस होके वो अपना क्लास मतलब अपना स्टडी को स्टार्ट करता है। ओके, नाउ अबाउट हेगल। हेगल ये भी आपका स्टूडेंट रहा है, स्टूडेंट ऑफ द सेंट साइमन, सेंट साइमन एंड रेने डेस्केन। सेंट साइमन और रेने डेस्केन का ये डिसाइपल रहा है। Disciple. ये डिसाइपल रहा है, एंड डिसाइपल मीन्स दीज, ये वाला, दे वेर कंसिडर्ड अस अर्ली पॉजिटिव philosophers, positivist philosophers. They were considered as early positive philosophers. Okay, तो येलू का जो बिलीफ है, येलू का जो बिलीफ अबाउट द सोसाइटी, यानी कि हिज व्यू ऑन सोसाइटी के बारे में हम बता रहे हैं, सोसाइटी का जो नेचर कैसा होता है। तो येलू का बिलीव ये माना जाता है एगोता अर्गो सम, ये वर्ड ओगिटाओ अर्गो सम। ये है ओगिटो अर्गो सम का एक्चुअल मीनिंग, ये लैटिन वर्ड्स है।
सो इसका मतलब होता है आई थिंक देयर फॉर आई एग्जिस्ट, जिसको रेने डेस्मैन बोलता था, और उसी चीज को आपका हेगल भी मानता था। दैट मीन्स ही सेड ह्यूमन माइंड इज द मदर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, इसका मतलब है आई थिंक देयर फॉर आई एग्जिस्ट। इसका मतलब हम एग्जिस्ट करता है वो नहीं, मतलब नहीं है। इट सेज अबाउट द ह्यूमन माइंड। ये जो यहाँ पे आपका जो ह्यूमन माइंड का बारे में बताता है, ह्यूमन माइंड। Okay. He says कि human mind is mother of everything. Human mind is the mother of everything. That means you become what you think and you work upon that. यानी कि आप जो खुद को सोचता है आप वो बन जाता है। और ये तो महात्मा गांधी भी बोलते हैं, है ना? Human mind is the mother of everything. You become what you think. नाउ इसका मतलब ये नहीं कि हमको बर्ड बनना है, बर्ड बनना है, बर्ड बनना है बोलकर आप बर्ड बन जाएगा, नहीं। इट मीन्स सपोज आप अपना लाइफ को हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखते हैं। आप देखते हैं कि हम इसको क्यों नहीं सकेगा, आप ये एस्पेक्ट से देखते हैं तो आप उसको डेफिनेटली सकेगा। या तो आप में उसको करने का कोशिश निकलेगा, यानी कि वो जो एंड्योरेंस निकलेगा आप में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब आप शुरुआत से सोचता है कि हम नहीं सकेगा, सपोज एपीपीएससी को ले लो। देयर आर सर्टन स्टूडेंट, वन ऑफ वर स्टूडेंट ओनली, बहुत सकता है वो। ठीक है, और वो अभी एपीएसएसबी में एलडीसी भी है, और वो सेक्रेटरीट में पोस्टेड है। तो उसको हम जब भी बात करते हैं, तुम में पोटेंशियल है और इतना जल्दी तुम एपीएसएसबी को मिल गया, इस इसको ट्राई करो। देन अपना बिल्कुल नहीं सके, उसका नाम भी मत लो, वो एक बार कोशिश भी नहीं करेगा, बोलता है कि वो मतलब उसको एक बहुत फार एरिया में वो देखता है कि वो वहाँ जाना ही नहीं चाहता है। तो जब तुम जाना ही नहीं चाहता है तो वो कभी तुम्हारे लिए ओपन भी नहीं होगा। दैट इज व्हाट इट सेज कि यू बिकम व्हाट यू थिंक। और ये चीज़ ना महात्मा गांधी भी बोला है। जब तुम सोचेगा कुछ चीज़ को हम करेगा और तुम सोचेगा कि हम इसको कर सकता है, दैट मीन्स तुम ऑलरेडी वन स्टेप अहेड है ना? ये तो महात्मा गांधी खुद बोला है। तो वो भी यही कंसेप्ट से आता है जो बेसिकली बोलता है ह्यूमन माइंड बहुत स्ट्रांग है। तो हेगल ये बोलता है कि माइंड माइंड जो आप एक्चुअली नेशन को बिल्ड करता है, यानी कि डेस्टिनी ऑफ द नेशन। Destiny of the nation is basically product of the thoughts coming out of the mind. Destiny of the nation is basically product of thoughts coming out of mind. ये तो सही है अगर आप शुरुआत से देखिएगा, इट्स समवट यस। क्योंकि प्री क्रिश्चियन एरिया में, है ना, प्री क्रिश्चियन एरिया में देयर वेर ग्रेट, बहुत बड़ा बड़ा सिविलाइजेशन, जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन, है ना, इजिप्ट सिविलाइजेशन, और अपना इंडिया का ही देख लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन का जो रूइंस है ये क्या बताता है? यहाँ में बहुत ग्रेट माइंड्स था, है कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ में इसका एग्जाम्पल में हम लिख रहा है जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, है ना। उसके बाद आपका इजिप्ट सिविलाइजेशन के बारे में। ये सब सिविलाइजेशन प्रूफ है कि उस समय में ग्रेट माइंड्स था, इसीलिए बहुत ग्रेट नेशन फॉर्म किया है। और तब जाके ही स्पीक्स अबाउट डेमोक्रेसी। ठीक है, ये बोलता है डेमोक्रेटिक माइंड जो होता है वही डेमोक्रेटिक नेशन स्टैब्लिश करता है। और प्री क्रिश्चियन ईरा में आपका जो इजिप्ट का सिविलाइजेशन, वहाँ में ऑलरेडी डेमोक्रेटिक नेशंस था, है ना। हम लोग देखा है वहाँ में कंसेप्ट ऑफ स्टेट बहुत अलग था, डेमोक्रेटिक था। और वहाँ में सिटीजनशिप, ट्रू सिटीजनशिप प्रेजेंट था। ओके, सो उसी को ये बोलता है कि डेमोक्रेटिक माइंड जो होता है वो एक डेमोक्रेटिक नेशंस को जन्म देता है। डेमोक्रेटिक माइंड हमेशा एक डेमोक्रेटिक नेशन को जन्म देता है। एंड इसीलिए ही सेड माइंड इज सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन। इसीलिए ही सेड माइंड जो सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन है, ठीक है? और ग्रेट माइंड ग्रेट सिविलाइजेशन देता है, हम लोग को पता है होगा। उसके बाद ही सेड ये जो थॉट्स होता है माइंड में, जो थॉट्स होता है
ये थॉट्स जो कभी भी फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स्ड। ये थॉट यानी कि माइंड में जो थॉट्स होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है। एवरी थॉट्स जो क्या होता है, एवरी थॉट्स, एवरी थॉट्स इज क्वेश्चनड बाय every other horse, and it can get replaced. वेरी सिंपल है ना। ये बोलता है कोई भी थॉट्स फिक्स नहीं है, हर एक थॉट्स को क्वेश्चन कर सकता है बाद अदर थॉट्स, और वो दूसरा थॉट्स में बदल सकता है। ठीक है। और ये बोलता है कि ये ह्यूमन का थॉट्स, ह्यूमन ह्यूमन का जो थॉट्स होता है, ये थॉट्स कहाँ से आता है, बाय डाई स्पेलिंग सही है, dialectics, dialectics of thoughts. नाउ इसको देखो, हम आपको ये क्यों पढ़ा रहा है, क्योंकि डायइलेक्टिक ऑफ थॉट्स ऐसा चीज है जो बोलता है सोसाइटी जो थॉट्स एंड ओपिनियन से निकला है। और कार्ल मैक्स शुरुआत में अपना जो लेक्चरर सर है उससे वो पढ़ता तो है, लेकिन बाद में कार्ल मैक्स खुद बोलता है नहीं, डायइलेक्टिक ऑफ थॉट्स से नहीं निकला है सोसाइटी, सोसाइटी निकला है डायइलेक्टिक ऑफ मटेरियल से, मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट से। तो ये मटेरियल का जो कंसेप्ट है, जो उसका थ्योरी है, वो थ्योरी यहाँ से आता है। इसमें आ गया डायइलेक्टिक ऑफ थॉट्स। डायइलेक्टिक माने क्या है, हाँ, आइडिया ओपिनियन डिस्कशन, यहाँ याद कर लो, आइडिया ओपिनियन एंड डिस्कशंस। ये बोलता है आप जितना डिस्कशन, आइडिया, ओपिनियन यानी कि लॉजिक्स आप यूज करेगा, लॉजिक्स, ठीक है, उतना ज्यादा सोसाइटी का डेवलपमेंट उस हिसाब से होता है। सो यानी कि ही सेड सोसाइटी का जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो बेसिकली डिफरेंट थॉट्स के वजह से निकला है। ठीक है। लेकिन उसको आपका कार्ल मैक्स जो क्रिटिसाइज करता है, ही सेड, कार्ल मैक्स शुरुआत में इसको पढ़ता है लेकिन वो इसको नहीं मानता है और वो क्रिटिसाइज करके वो अपना बनाता है डायइलेक्ट्रिक्स ऑफ मटेरियल ना। और वो कार्ल मैक्स का थ्योरी है। वो थ्योरी को पढ़ने के लिए इट इज नेसेसरी यू नीड टू नो कि वो कंसेप्ट कहाँ से लिया। कंसेप्ट हेगल से लिया है जो उसका प्रोफेसर रहा है ना, समझा है। ठीक है। सो जब वो डायइलेक्ट्रिक्स ऑफ थॉट्स बोलता है दैट मींस वो किसको प्राइमरी मानता है, ये कंसेप्ट में, ये थ्योरी में प्राइमरी कौन होता है, माइंड यानी कि कॉन्शियसनेस। ठीक है। वो कॉन्शियसनेस यानी कि माइंड को वो सबसे प्राइमरी मानता है। तो ये जो डायइलेक्ट्रिक्स ऑफ थॉट्स में जो सोसाइटी बनता है वो किस टाइप ऑफ सोसाइटी बनता है उसको भी आपको पढ़ना जरूरी है। Okay? हुआ है ना। तो ना एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में डायइलेक्ट्रिक ऑफ मटेरियल वर्सेस डायइलेक्ट्रिक ऑफ थॉट्स। डायइलेक्ट्रिक ऑफ थॉट्स के बारे में, हेगल के बारे में सिलेबस में नहीं दिया है, उसको आप कभी क्वेश्चन नहीं कर सकता। आप कैसे ये क्वेश्चन को दिया, जैसे एपीएसएसबी का बच्चा लोग क्वेश्चन कि मैथ्स में मेंसुरेशन लिखा है, सॉरी, ट्रिगोनोमेट्री लिखा ही नहीं ना, फिर भी कैसे, लेकिन जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ता है, हाइट एंड डिस्टेंस तो ट्रिगोनोमेट्री एंगल से ही निकलता है। सो आप उसको कनेक्ट करके आप एक्चुअली ऐसे पढ़ना है। तो ये जो सिविल सर्विस का सिलेबस भी ऐसे, इफ दे से सेल, सेल का मतलब बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स है ना, एज वेल एज यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर प्रो यूकैरियोट, मतलब एवरीथिंग। तो वैसे ही ये सिलेबस में भी ऐसे है। कार्ल मैक्स सिर्फ होने से भी उसका डायलेक्टिव ऑफ मटेरियल उसको पढ़ने के लिए ये थॉट्स पढ़ना है, और ये थॉट्स पढ़ने के लिए इसका सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसको फिर पढ़ना पड़ेगा। सो दे आर ऑल कनेक्टेड। ठीक है। और हेगल के बारे में आपका नोट्स में नहीं दिया है बिकॉज हेगल ऐसे चीज है जो सिलेबस में नहीं है और उसको हम चाहते हैं कि क्लास में डिस्कस करें। ओके। नेक्स्ट, हेगल का सोसाइटी यानी कि डायइलेक्टिक ऑफ थॉट्स से सोसाइटी कैसे बनता है, हम ऐसे लिख देगा, डायइलेक्टिक ऑफ थॉट्स डॉट्स। ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस थॉट ही फॉर्म थ्री स्टेजेस ऑफ सोसाइटी। वो थ्री स्टेजेस ऑफ सोसाइटी के बारे में आप लोग का क्लास नेट थी, थी
तो 3 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को वो 3 स्टेज में डेवलप किया। पहला ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है? उसके बाद मीडिएवल सोसाइटी एंड देन मॉडर्न सोसाइटी। वो इस सोसाइटी को 3 स्टेजेस में, सबसे पहले ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी, उसके बाद वो जो सिविल सोसाइटी, उसके बाद लास्ट में वो मॉडर्न सोसाइटी। लेट्स सी ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी को ही से ट्राइबल सोसाइटी इज ड्रिवन बाय नॉन रिफ्लेक्सिबिलिटी। के ट्राइबल सोसाइटी जो, ये जो ड्रिवन बाय, सिंस ये नहीं है आप लोग लिख के इसको देख सकता है, ट्राइबल सोसाइटी इज ड्रिवन बाय नॉन रिफ्लेक्सिबिलिटी। नॉन रिफ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसमें कोई रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? आप अपना एक्शन को रिफ्लेक्स करके आप खुद को क्वेश्चन, उसी से ये रिफ्लेक्सिबिलिटी का वर्ड आता है। तो समटाइम दोस दीज वर्ड्स, सच वर्ड्स, वो जनरली आपका राइटिंग में आपको मदद करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन आई से रिफ्लेक्सिबिलिटी, नॉन रिफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि वो सोसाइटी है जहां में कोई रिफ्लेक्स नहीं है, खुद का कोई थिंकिंग ओपिनियन नहीं है। नॉन रिफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है? सो ये नॉन रिफ्लेक्सिबिलिटी का अंदर में अलग से डेफिनेशन आप मत दो, दे वो लोग नहीं सोच सकता था, जरूरी नहीं। ऑलरेडी आपका टीचर को पता है नॉन रिफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है। दैट मीन्स वो लोग में कॉमन ओपिनियन लॉजिक नहीं है, समझ गया? और इसीलिए सिंस ये नॉन रिफ्लेक्सिबिलिटी है मतलब खुद से नहीं सोच सकता है, इसमें हम लिख देगा, हाँ, अंडरस्टैंड करते सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल डज नॉट क्वेश्चन सेल्फ। अपना जो एक्शन है या तो किसी का अदर एक्शन है उसको क्वेश्चंस नहीं करते, क्वेश्चन सेल्फ एंड अदर्स। क्वेश्चन करो, ठीक है? ना वो खुद को क्वेश्चन करता है ना वो किसी और को क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो ऐसे सोसाइटी को हम लोग क्या बोलता है? इमीडिएसी सोसाइटी। मतलब इमीडिएसी सोसाइटी मीन्स सब कुछ से एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से अपना अपना काम कर लेना। ठीक है, इमीडिएसी सोसाइटी यानी कि इसमें कोई नो इनवर्ड डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं, इसमें कोई डायमेंशन आपको दिख होगा। नो इनवर्ड डायमेंशन, दैट मीन्स दे डू नॉट see themselves separated from others। मतलब खुद को हमेशा एकजुट में पाया जाता है, एकजुट, खुद को कभी भी दूसरा से सेपरेट नहीं होता है। सो इसीलिए इसका कोर अगर हम देखें, ये सोसाइटी का कोर मतलब कैरेक्टर्स क्या है बोलने से सॉलिडिटी दिखाई देगा आपको, सॉलिडिटी बोल, यूनिटी दिखाई देगा आपको इसको, ठीक है? यूनिटी दिखाई देगा। उसके अलावा आपको क्या दिखाई देगा? नेचुरलिस्टिक दिखाई देगा। ये लोग विथ नेचर, अलाइन विद द नेचर चलता है वो लोग। और इसीलिए ये समय में ज्यादातर सोसाइटी लोग का बिलीफ, अपना आपको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वो लोग का बिलीफ नेचुरलिस्टिक चीज को, ऑब्जेक्ट को वो लोग प्रे करने स्टार्ट होते हैं। यानी कि हेगल का व्यू ऑन रिलीजन स्टार्ट होगा। और यही व्यू ऑन रिलीजन को फिर कार्ल मैक्स क्या बोलता है? एलिनेशन बोलता है। उसको अभी हम लोग देखें। सो दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए ट्राइबल सोसाइटी, व्हाट विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इससे ज्यादा लिखने से बाकी को आप लिखने नहीं सकेगा और आपका वर्ड खत्म हो जाएगा। कोर वैल्यू जो जरूरी है, एक पॉइंट ऐसे देखने से तो ना बुक में बहुत लंबा है, ऑलमोस्ट एक चैप्टर है ये ट्राइबल सोसाइटी। लेकिन वो चैप्टर से प्रिसाइज जो लिखना है, 1/3 जो आपको लिखना है वो इतना है कि ये लोग नॉन रिफ्लेक्सिबिलिटी है, इमीडिएसी सोसाइटी, मतलब एक साथ एक ही चीज करना,
उसके बाद कोई इनर डायमेंशन नहीं है, खुद को दूसरा से सेपरेट नहीं देखना, ठीक है? यानी कि ट्राइब का कोई क्लासिफिकेशन नहीं। हम लोग एक ही ग्रुप है, मीन्स वी विल मूव टुगेदर, इस तरह से, ओके? और कोर वैल्यू अगर हम देखेगा ये सोसाइटी का, वो लोग बहुत यूनिटी था, नेचुरलिस्टिक था। ये हो गया पूरा ट्राइबल सोसाइटी के बाद, समझिए? नेक्स्ट लेट्स कम टू द मीडिवल सोसाइटी। नेक्स्ट मीडिवल सोसाइटी। मीडिवल सोसाइटी को वो क्या बोलता है? दिस सोसाइटी इज बेसिकली ड्रिवन बाय ईगोइज्म। ये वो सोसाइटी है विच इज ड्रिवन बाय ईगोइज्म। ईगोइज्म मीन्स क्या है? ये एक ऐसे ह्यूमन फीलिंग है जहां में एक दूसरा को हम ट्रस्ट नहीं कर सकता है, एक दूसरा को हम जेलस करता है, वी आर नेवर हैप्पी फॉर आवर ऑपोजिट पर्सन, है ना? हियर द माइंड इज ओनली, मतलब ड्रिवन बाय ईगोइज्म, मतलब हियर माइंड इज इंटरेस्टेड ओनली फॉर सेल्फ, सिर्फ खुद के लिए। जब आप सिर्फ खुद का इंटरेस्ट बनेगा, तब ये सोसाइटी फॉर्म होता है। जैसे बिजनेसमैन पैसा के लिए सिर्फ अपना बिजनेस के लिए सोचेगा, पॉलिटिशियन अपना पावर के लिए सोचेगा, अगर एग्जाम्पल के लिए पढ़ते समय में यूज करने के लिए, ठीक है? जैसे बिजनेसमैन जो है क्या के लिए होता है? सिर्फ पैसा के लिए होता है। और पॉलिटिशियन क्या के लिए होता है? पॉलिटिशियन क्या के लिए होता है? वो भी पावर और पैसा के लिए होता है। मतलब जिसमें मनी का कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मनी डिसाइड करता है, होगा। तो ही सेड सिंस यहाँ में मनी मनी बेसिक कंसेप्ट हो जाता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। सिंस पैसा जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपका जो रूरल क्लास लोग क्या करता है, वो लोग ज्यादातर ऐसे पॉलिसीज बनाता है जो उसका इंटरेस्ट हो और उसको पैसा मिले। यानी कि मनी बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। सो ऑल इंटरेस्ट इन रिलेशन टू मनी हो जाता होगा। तो इसका कैरेक्टर क्या बन जाता है? ये सोसाइटी का कैरेक्टर क्या होता है? जैसे कोर क्या बन जाता है? कोर अगर हम देखें, ये सोसाइटी किस तरह का सोसाइटी हो जाता है? यहाँ में एब्सेंस एब्सेंस ऑफ सॉलिडिटेरी, है ना? एब्सेंस ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, सबसे इंपॉर्टेंट, एब्सेंस ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, ठीक है? उसके अलावा एब्सेंस ऑफ कलेक्टिविटी। कलेक्टिविटी मीन्स यूनिटी नहीं, है ना? सब सेपरेट सेपरेट। ओके, सो दिस इज व्हाट इज योर मेडिवल सोसाइटी। और इसको हेगल जो बेस्ड ऑन द थॉट्स वो रिकॉग्नाइज किया है कि जब आपका थॉट्स में नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ जाता है ना, तब आप चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखने लग जाता है। आप खुद के लिए सिर्फ सेल्फी, मतलब आप सेल्फिश होने लग जाता है। उसके बाद लास्ट जो है वो है मॉडर्न सोसाइटी। ओके, दिस इज डन। देन लास्ट इज योर मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी को ही सेज इट इज ड्रिवन बाय एल्ट्रुइज्म, ड्रिवन बाय एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म मीन्स क्या होता है? इंग्लिश मतलब है ये, एल्ट्रूस बोलता है ना हम लोग, क्या है इसका मतलब? एल्ट्रूस का मतलब क्या होता है? इंग्लिश वर्ड मीनिंग है ये, कोई भी?
एल्ट्रूस क्या होता है? एल्ट्रूस का मतलब है जो चीज़ बेनेवलेंट होता है, तो गुड होता है, लविंग होता है, पॉजिटिव होता है, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी होता है, उसको हम एल्ट्रूइज्म बोलते हैं। समझिए? तो ये एपीएसएसबी में 3-4 बार पूछा है। अगर आप लोग ये एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग पूछा गया है एसएसबी लोग में। तो मॉडर्न सोसाइटी ड्रिवन बाय अल्ट्रुइज्म, ये बोलता है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वो बहुत बेनेवलेंट होगा, लविंग होगा, फॉर द पीपल होगा। ये उसका कंसेप्ट है। ठीक है? वो बोलता है कि वो कंप्लीटली अल्ट्रुइज्म होगा। तो उसमें सिविल सोसाइटी, वो बोलता है एक सिविल सोसाइटी फॉर्म होगा, और ये सिविल सोसाइटी का कोर क्या होगा अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है? ये बोलता है अकॉर्डिंग टू हिम इट विल बी मोर डिसिप्लिन, विल बी मोर डिसिप्लिन, मोरल बाउंड, है ना? उसके बाद रूल ऑफ लॉ, ठीक है? वो ऐसे मानता है रूल ऑफ लॉ। और ये बोलता है ये स्टेज कब आएगा? लेट फ्यूडल, लेट फ्यूडल सिस्टम के बाद, लेट फ्यूडल सिस्टम आफ्टर, तब फ्यूडल सिस्टम खत्म होने के बाद ये हमको दिखाई देगा ये। सो ये जो सोसाइटी में ये कैरेक्टर है उसको हेगल बुलाता है स्टेट। स्टेट का मतलब जैसे इंडिया इज ए स्टेट, मतलब वो स्टेट का कंसेप्ट नहीं, पॉलिटिकल का कंसेप्ट नहीं। वो बोलता है सोसाइटी जहाँ में सब कुछ सही होगा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होगा, फॉर द पीपल बाय द पीपल होगा, और पीपल बहुत बेनेवलेंट होगा। मतलब जैसे एग्जाम्पल में राम राज्य, है ना? राज्य, राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य का कंसेप्ट क्या होता है? ये कंसेप्ट को कौन दिया है? लोग एबीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखा है? तो अब शेयर किया था ना, हम बोला है ना, हम इसलिए तुम लोग को कुछ भी देने मन नहीं है, क्योंकि तुम लोग खोल के भी नहीं देता, सिर्फ नोट्स कलेक्ट करता है, सेटिस्फाई होता है, नोट्स है, ये है, भूल भी गया। क्योंकि राम राज्य का जो कंसेप्ट है, पितृभूमि का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आपका सवर कर दिया है ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन। ओके, तो इसमें सवरकर जो ना राम राज्य पितृभूमि मीन्स वो मदरलैंड, जैसे मदरलैंड होता है वैसे पिता लैंड, फादर लैंड के बारे में बताता है। और वो बोलता है कि वो ऐसे लैंड होगा जहाँ में सब सही होगा, कोई गलत नहीं हो सकता है, सब कुछ सही होगा। और ऐसे ह्यूमन हम लोग बहुत लविंग होगा, हम लोग अंडरस्टैंडिंग होगा, और हम लोग का माइंड जो ओपन होगा। ठीक है? यानी कि राम राज्य। ठीक है? राम इसलिए बिकॉज हम लोग हिंदू में बिलीव करता है, और वो यहाँ में जितना हिंदू से हम लोग सब ऐसे नेशन बनाएगा, ये कंसेप्ट है। तो यही कंसेप्ट आपका हेगल भी देता है। वो बोलता है स्टेट बनेगा, स्टेट डज नॉट मीन पॉलिटिकल स्टेट, इट मीन्स ऐसा स्टेट जहाँ में सब कुछ बहुत डिसिप्लिन होगा, एडुकेटेड होगा, ओपन माइंडेड होगा। समझ गया? श्योर? नाउ आपका जो मैक्स होता है, मैक्स इसको क्रिटिसाइज करता है कि कार्ल मैक्स का टीचर था, ही स्टडीड हिज टीचर्स लेक्चर्स एंड ही अंडरस्टूड उसका राइटिंग। पर जब वो अपना लेटर फेस में, जब वो ब्रिटेन जाके वो जो लेबर को स्टडी करता है, ही अंडरस्टूड कि सोसाइटी का फॉर्मेशन बेसिकली थॉट से नहीं है। सोसाइटी का फॉर्मेशन नीड फॉर द मटेरियल से स्टार्ट हुआ है, और ये मटेरियल को जो ज़्यादा कैप्चर कर सकता है वही राजा बना है, और जो कैप्चर नहीं कर सकता है वो प्रजा बना है। दैट इज हिज कंसेप्ट। सो ये कंसेप्ट को क्रिटिसाइज करता है। इसको जो क्रिटिक्स होता है, दोज क्रिटिक्स वेर नोन एज यंग हेगेलियन। इसको भी पूछा जाता है एग्जाम में, थॉट्स ऑफ द यंग हेगेलियन बोल के। ये यानी कि यंग हेगेलियंस लोग ज्यादातर खुद को रियलिस्टिक मानता है। वो लोग बोलता है हम लोग आइडिया नहीं डालता, हम लोग रियल में देखता है, वी आर रियलिस्टिक। और ये लोग जितना हेगल का जो स्टडी है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। सो यंग हेगेलियंस हु आर दिस आर क्रिटिक्स ऑफ हेगल। ठीक है? क्रिटिक्स ऑफ हेगल, एंड दे ऑफन कंसिडर देमसेल्व्स as रियलिस्टिक, रियलिस्ट। ओके, उसके बाद इसमें एग्जाम्पल आदमी कौन कौन है? कार्ल मैक्स तो होगा ही है ना, कार्ल मैक्स तो है ही है। उसके अलावा ब्रूनो बोवर, बोवर, वन मोर, लेडविक,
Had were AC. We're back. These three were considered one of the basic and most important young Hegelians. जिसमें से सिलेबस में we will study about this one. क्योंकि ये इसका जो फिलोसॉफी है वो अभी भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम लोग देखने को, इसलिए हम लोग इसी को लेके पढ़ते हैं। LUDWIG। ओके, और ये हो गया यंग हेगेलियन जो क्रिटिक्स है। और जो क्रिटिक्स नहीं है, यानी कि जो हेगल का जो पॉइंट्स ऑफ व्यू को मानता है, उसको हम लोग हेगेलियन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग हेगेलियंस बोलते हैं। These were who were supporter of Hegel philosophy, supporter of Hegel philosophy. And they were often considered as idealist. Now see, एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन, और ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, provide an insight on views of Hegelians and and young Hegelians. (150 words, 10 marks. This will be your work today. Okay. सो आप उसमें कभी नहीं बोल सकता हम हेग पढ़ा ही नहीं, कहाँ से आ गया ये हेगल। ठीक है, हेगल जो मैक्स के अंदर में आता है। करना पड़ता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। प्रोवाइड एन इनसाइट ऑन व्यूज ऑफ हेगेलियन वर्सेस यंग हेगेलियन। तो ज्यादातर जो नहीं पढ़ा है वो सोचते हैं यंग हेगेलियन पक्का वो छोटा बच्चा होता होगा। स्पेलिंग गलत है क्या मेरा? ऐसा क्या है? हम पहले भी ऐसे लिखा है क्या? ओ उसमें ठीक है तो थैंक यू। ये सो ये इनसाइड व्यू में पहला आप सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म है उसको आप लिखेगा। दूसरा आप अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, दूसरा आप लिखेगा रिलीजन का व्यू। सोसाइटी एंड रिलीजन का दो अलग अलग व्यूज ऑफ द हेगेलियन एंड नॉन यंग हेगेलियंस के बारे में आप, दैट इज व्हाट द बेसिक इनसाइट्स ऑफ बोथ द पर्संस। या तो अभी जैसे कि हम सोसाइटी का बारे पढ़ा है, ये हो गया ना क्वेश्चन। तो सोसाइटी का बारे में अभी पढ़ा है, तो यंग हेगेलियंस क्या बोलता है? ओके, सो यंग हेगेलियंस मतलब क्रिटिक्स। सो यंग हेगेलियंस सेज ये जो कंसेप्ट ऑफ स्टेट है वो रोमांटिक है। रोमांटिक क्या होता है? हाँ, सिर्फ अच्छा है, बहुत मजा है सोचने के लिए वंस, लेकिन सच में अप्लाई करो वो नहीं होता ना। सो ही दे यूज दिस वर्ड, दे सेड कंसेप्ट एंड व्यूज ऑन स्टेट इज रोमांटिक। ठीक है, वो रोमांटिक है, सोचने में बहुत मजा है। दैट मीन्स दे से collective idea and collective idea and altruism society can never be established
in reality. Okay, they say collective idea and altruism society can never be established in reality. और वो लोग बोलता है ये अच्छा है, सोचना खराब बात नहीं है, स्टेट का बारे में सोचना अच्छा है कि स्टेट ऐसे ऐसे होगा, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जो तुम सोचा है वो सच में हो। ये पॉसिबल ही नहीं बोलता है। इट विल नेवर बी एकम्पलिश। समझ गया? ये बोलता है इन रियलिटी में अगर हम देखें, इन रियलिटी स्टेट जो क्या होता है, स्टेट इज गवर्न बाय रियल पीपल, नॉट आइडियोलॉजीज। आइडियलिस्ट जो होता है वो कभी भी नहीं करता है ये, बल्कि रियल पीपल होता है। और रियल पीपल कैसे करता है? रियल पीपल सोसाइटी को, है ना, रियल पीपल सोसाइटी को कैसे बनाता है? बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। ये बोलता है जो रियल पीपल है वो सोसाइटी को हमेशा अपना इंटरेस्ट के हिसाब से वो चलाता है। इसीलिए जो कंसेप्ट है राम राज्य का, जो कंसेप्ट है राम राज्य या तो कंप्लीट स्टेट, वो कभी भी एकम्प्लिश हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, इट्स ए ड्रीम। समझ गया यंग हेगेलियन का व्यू? नाउ सेकेंड व्यू जिसको फिर से दोबारा आपका मैक्स जो क्रिटिसाइज करता है हेगल का, वो है रिलीजन। वो है रिलीजन। नाउ लेट्स सी अबाउट रिलीजन। आप अगर ना कुछ और नोट्स बुक में भी देखेगा, यू विल फाइंड कि इसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो वो डिटेल डिस्क्रिप्शन को कंसाइज करके एग्जाम का पॉइंट में पढ़ने के लिए जितना पॉइंट्स हम लोग यहाँ शेयर कर रहे हैं उतना काफ़ी है। 150 में वो सब कवर होता है। उससे एक्स्ट्रा जाएगा और क्या क्या लिखेगा आप खुद कंफ्यूज हो। इसलिए जितना ज़रूरी जो ऐसे एग्जाम हम लोग भी खुद अपियर करेगा उतना सिर्फ हम दें। ठीक है, अदरवाइज ये बहुत बड़ा है। ये तो डायरेक्ट ट्राइबल सोसाइटी एक बुक है। ठीक है, और हेगल का तो वॉल्यूम 3 है। वॉल्यूम 3 मीन्स कितना बड़ा बड़ा बुक है उसका। सो उससे जो कंसाइज रिक्वायर्ड है वही सिर्फ देखो फ्रॉम एग्जाम। वो तो डिग्री डिग्री में तो जितना पेज लिख सकता है लिखो बोलते हैं ना, मार्क्स मिलने के, वो नहीं है। सिविल सर्विस में आपको जितना कम आप लिख के बता सकता है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो वो चीज़ को हम लोग को चेंज करना है। नेक्स्ट, हेगल्स व्यू ऑन रिलीजन, इसको फिर मैक्स क्रिटिसाइज करके एलिनेशन का कंसेप्ट ले। हेगल्स व्यू ऑन रिलीजन। अच्छा, आप लोग को रिकॉर्डिंग मिल गया एप्स में सोशियोलॉजी का? अभी तक नहीं आया? आएगा होगा वो इस वाला लोग। ये जरूरी है ना दोबारा देखने के लिए। नोट्स और टीचिंग थोड़ा अलग होता है, मिला के पढ़ने से समझ में और कोशिश करना है कि अप्रैल तक रिवीजन करके सब खत्म हो जाए। ऐसे होने से आप जीके जीएस का पेपर को पकड़ के एपीपीएससी को रेडी। अगस्त को तो सितंबर जैसे भी एग्जाम होगा 6 को। बाकी लोग अप डाउन हो सकता है ऐसे बताया समवन क्लोज टू मी एंड बाकी इधर उधर हो सकता है। बाकी एग्जाम लोग ना मई का, जून में, जुलाई में, कहीं में भी हो सकता है। पीएससी ऐसे नहीं होगा। वो ही बोला कि एपीपीएससी तो श्योर 6 तारीख को होगा। हाँ, डेट को थोड़ा 10-15 ऐसे बढ़ा सकता है। अराउंड 46 आया बोला है सीओ का पोस्ट अभी तक। उसमें से कैसे रहेगा होगा। अदर पोस्ट्स को भी कर रहा है और बहुत सा आदमी लोग सेक्शन ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को जो ठीक है, जो जो एपीसीएस में मिला है। हाँ, सेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट लोग था ना उसको बहुत लोग छोड़ दिया क्योंकि ऐसे वाला आदमी लोग भी आया था जो जॉब में है। वो लोग को थोड़ा अच्छा वाला पोस्ट चाहिए था सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन नहीं। सेक्शन ऑफिसर बहुत खाली हुआ है से। क्या जो कोर्स आराम से खत्म हो जाएगा।
सोशियोलॉजी तो आप लोग का मार्च फर्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। ये फिलोसोफर खत्म हो जाने से ना और कुछ है ही नहीं सोशियोलॉजी में पढ़ने को। एक लेक्चर दो आराम से सब खत्म हो जाएगा। आप लोग पता भी नहीं खुद भी लिख सकेगा। सर का अनफॉर्चुनेट हो गया ना सकते। बाकी सर लोग भी तो गाइड कर रहे हैं, है ना? हम यहाँ पे तो होता ही है हमें। इसलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं राइटिंग लिखो जो फर्स्ट चैप्टर का 10 क्वेश्चंस मिला है। सब नहीं सकने से एटलीस्ट 5 को लिख के वो लिख लेने से क्या होगा? एग्जाम समय में उसको पढ़ के जाओ बस। है ना? एग्जाम समय वही एमसीक्यू पढ़ो और ऑनलाइन में जो राइटिंग प्रैक्टिस है उसको करो, बस हो गया। तो आपको खोलने जरूरी नहीं है। तो बहुत आसान है। एक्चुअली एपीपीएससी का कंसेप्ट पकड़ लेने से ना प्रीलिम्स आसान हो जाता है। उसको आप समझ जाता है, अच्छा ये लोग इससे पूछिए। हेगल्स व्यू ऑन रिलीजन। सो हेगल से जैसे हेगल के लिए ना कॉन्शियसनेस ऑफ द माइंड सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। सो ही सेड रिलीजन इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द माइंड। बहुत सीधा बोला है। रिलीजन इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड। कुछ नहीं, लेकिन एक चीज है, आप लोग में हम ऑब्जर्व किया, हम बताने भूल गए। आप लोग ऐसे लिखते हैं सपोज माइंड ना, मतलब माइंड तो बहुत इजी स्पेलिंग है। सपोज फॉर एग्जांपल सेइंग, सेइंग ऐसे करके स्पेलिंग गलती होने से ओवरराइट ऐसे फिर करके लिखते हैं। ओवरराइट मत करो बोलता है हमेशा। अब सपोज आप ऐसे लिख दिया ना, मतलब इसमें आप डबल ऐसे चला गया तो उसको कट करके दोबारा लिखो। ओवरराइट मत करो बोलते हैं। कुछ कुछ अल्फाबेट अच्छे से नहीं हुआ है तो हम लोग दोबारा फिर से कर्व करते हैं ना, इसे ओवरराइट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए बोलता है। और दूसरा, कलर चेंज, पेन का कलर कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, एक ही कलर यूज करना है। पेंसिल हम हिस्ट्री वाला को हम पूछा था जब हिस्ट्री का मैप बनाया था, सेट की पेंसिल वो यूज किया है बोला। हाँ, कि, अच्छा पड़ता है लेकिन बता रहा था पेंसिल अपना यूज किया है, अपना डायग्राम, इंडिया डायग्राम को। हाँ, पेन अपना ले जाना, ब्लैक या तो ब्लू पेन होना। और पेन जो ये होना है ऐसे ट्रांसपेरेंट होना है, वो दिखाई देना है, तो वो नहीं होना है। आराम से आप लोग यूपीएससी का आंसर स्क्रिप्ट आप लोग नहीं खरीदते दुकान से? बहुत ज़रूरी है। उसमें लिखने सीखना बेहतर है। उसमें फॉर्मेट होता है ना, एग्जैक्टली वो स्पेस में लिखना। तो उसमें क्या होता है, एक बुकलेट मिलेगा, एवरी क्वेश्चन ऑलरेडी वो बुकलेट में है। आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर को ढूंढना है कहाँ में है, उस हिसाब से लिख। ऐसे नहीं है कि वो ये है, जैसे एक बुकलेट जैसे देगा आपको, ऐसे बुकलेट देगा आपको। ये बुकलेट में फर्स्ट जैसे आपका नाम हो गया ना, आपका नाम नहीं होता है, रोल नंबर, सिग्नेचर सब कुछ होता है। और यहाँ में आपको पूरा रूल बताएगा, ये रूल आप ब्रेक नहीं कर सकते। ये पीछे में आपका मार्किंग स्कीम है, कितना मार्क्स है, कितना मार्क्स लिखना है। उसके बाद यहाँ में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ हो गया, उसके बाद 3 या 4 पेज गैप देता है सेकंड क्वेश्चन। मतलब जो 20 क्वेश्चन है वो पूरा क्वेश्चन में यहाँ में है। वो 20 क्वेश्चन को जिसको आप लिख सकता है, आप उसको फॉलो करो, आप उसको निकालो और आप उसको पढ़ लो, ऐसे लिख लो। और एक्स्ट्रा मतलब जैसे कि हम ये मजा नहीं, हम काट के दूसरा लिखेंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, पेजेस 4 to 5 पेज सिर्फ दिया जाता है और उससे ज़्यादा नहीं। और 20 मार्क्स का, जब 15 मार्क्स का है जो 250 है, उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा आपको 4 5 पेजेस दिया जाता है, उसमें काट उठ हो सकता है। लेकिन 10 मार्क्स वाला में पेजेस 1 2 3 ना, सिर्फ 3rd पेज तक खत्म। कुछ नहीं, और जो बच जाता है ना उसको हम लोग स्ट्राइक आउट करते हैं। बीच में जितना जितना ब्लैंक पेज है ना, एवरी पेज को आपको स्ट्राइक आउट करना है। उसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। हाँ, उसको आप स्ट्राइक आउट करेंगे और कहीं में भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखिएगा। ऐसा है। एक बार घुसने से आप लोग सक जाएंगे।
और जो प्रेशर में लिखते हैं ना 3 घंटा में, माय गॉड। ओके, सो ये जो रिलीजन के बारे में ही सेज, मेन थिंग कि भगवान है इसीलिए भगवान एग्जिस्ट करता है, ये बोलता है। दो चीज ये बोलता है बेस्ड ऑन द रिलीजन। मैन थिंग्स, नहीं, कैन राइट बिलीव ना, दैट इज मोर। मैन बिलीव्स इन गॉड, देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट। आदमी गॉड को भरोसा करता है इसीलिए भगवान है। और इसको जो जो बिलीव करता है उसको हम क्या बुलाता है? थेसिस, थेसिस, जो गॉड को बिलीव करता है। उसके बाद मैन बिलीव्स इन नो गॉड, भगवान नहीं है, देयरफॉर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और ये क्या होता है? एटीस्ट होता है। तो ही सेड बेसिकली ये जो माइंड का गेम है, तुम भरोसा करता है इसीलिए ये होता है, भगवान होता है। और ये बोलता है कि माइंड जो होता है, माइंड मेक्स डिस्टिंक्शंस, माइंड मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन गॉड एंड मैन। माइंड जो डिस्टिंक्शन बनाता है बिटवीन गॉड एंड मैन, जिसमें वो क्या बनाता है? वो बनाता है भगवान को, गॉड को वो क्या बनाता है? प्रॉब्लम सॉल्वर। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवान के पास है ना, प्रॉब्लम सॉल्वर, डिवाइन, ऐसा बनाता है बोलो। और मैन को क्या बनाता है? मैन को वो क्या बनाता है? गॉड का सेवा, है ना, सर्वर। ठीक है, गॉड को सॉल्वर बनाता है और मैन को सर्वर बनाता है, सर्व करने वाला होगा। तो ये दोनों रिलेशनशिप का वजह से वो बोलता है माइंड से और एक न्यू थॉट निकलता है, नोन एज फेथ, विश्वास। और ये फेथ वो चीज है जिससे मॉरल, एथिकल, अनएथिकल का कंसेप्ट निकलता है, ये फेथ। और फेथ से कौन जन्म लेता है? मोरालिटी, एथिकल, नॉन एथिकल, अनएथिकल, ये सब कंसेप्ट फेथ से निकलता है। okay? उसके अलावा ही सेड, फेथ के अलावा रिलीजन जो और एक चीज करता है, रिलीजन जो यूनिटी ले। आप देखा है क्रिश्चियन लोग कितना यूनिटी है ना, दोनों पोलो लोग उतना और यूनिटी है ना, देखा है। यानी कि रिलीजन क्या शो करता है? रिलीजन जो यूनिटी शो करता है। और ये चीज को कौन एक्सेप्ट करता है? एमिलिया बर्किन भी इसको एक्सेप्ट किया है, और जिसको हम लोग आगे चैप्टर में थोड़ा पढ़ा है। ओके, सो ही बिलीव कि ये जो रिलीजन होता है, रिलीजन बेसिकली सोलिटिट्री, यानी कि यूनिटी लेके आता है। और दिस वाज एक्सेप्टेड बाय इवन बर्कहैम, एमिली बर्कहैम, वो भी इसको एक्सेप्ट किया है। ही ऑल्सो बिलीव कि रिलीजन, हाँ, रिलीजन को इसलिए फॉर्म किया है कि हम लोग भगवान पे नहीं बल्कि सोसाइटी को बाइंड कर सके। ठीक है, तो रिलीजन जो सोलिटरी यानी कि सोसाइटी को वो बाइंड करता है एकजुट में, बाइंड अस वन। सो लास्ट में हेगल ये कंक्लूड किया है, हेगल ही सेड गॉड इज नथिंग, गॉड कुछ नहीं है बल्कि ये प्रोडक्ट है माइंड एंड फेथ का। ठीक है, माइंड और फेथ का प्रोडक्ट है गॉड, और इसीलिए हम गॉड को ओमनीपोटेंट मानता है। ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, हम लोग ऐसे ये वर्ड यूज करता है व्हेन वी स्पीक अबाउट द गॉड। नाउ व्हाट डज मैक्स का रोल यहाँ क्या होता है? कार्ल मैक्स, ही बेसिकली क्वेश्चंस द कंसेप्ट ऑफ द गॉड। ये बोलता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट, ये मैक्स, मैक्स हम यूज नहीं करेगा, हम यंग हेगेलियन यूज करेगा वो। यंग हेगेलियंस, यंग हेगेलियंस क्या मानता है? दे बिलीव कि जैसे आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है ना, वो बोलता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया है, ठीक है, आपका पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हो गया है,
एनलाइटमेंट हो गया है, रेनेसेंस यानी कि एनलाइटनमेंट हो गया है, और उसके बाद आपका साइंटिफिक ग्रोथ हो गया है। ये सब ग्रोथ जो बेसिकली, जैसे हम लोग पहले बोलता था भगवान जो स्वर्ग में है, और स्वर्ग कहाँ है बोलने से हम लोग अर्थ का ऊपर में है, ऐसे बोलता था कि नहीं? तो बाद में जब साइंटिफिक डिस्कवरी से ये पता चला है कि अर्थ जो रोटेशन करता है सन को, अर्थ का बाहर में सेलेस्टियल बॉडी है ना, सन मून ये सब देखने लगा है, तो पीपल वही क्वेश्चन किया कि ये लोग अगर बाहर में तो भगवान कहाँ है ना? सो यंग हेगेलियन बोलता है कि ये लोग का जो डिस्कवरी है, इट लेड टू द क्वेश्चन ऑन गॉड। ये भगवान के ऊपर में क्वेश्चन करने स्टार्ट करा देता है, और यही क्वेश्चन जब हम करता है कि भगवान सच में है कि नहीं, देन स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन। आप खुद को सबसे अलाइन करने लग जाता है, आप बिलीव करते हैं कि भगवान नहीं है। और जब आपका ऊपर में फेथ, जब आपका ऊपर में किस चीज का फेथ नहीं है, तो अनफॉर्चुनेट सरकमटेंस में जब तुम रहता है, तुम किसको याद करेगा? हाँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लाइफ में इतना जब तकलीफ होता है, हम लोग ऑटोमेटिकली गॉड को प्रे करते हैं, चाहो ना चाहो, है ना? हॉस्पिटल में सपोज हम लोग का कोई डियर वंस बेच रहा है और वो मरने वाला है, तो हम लोग का दिल में वही होता है कि और एक चांस दो इसको, वो फेथ। ठीक है, तो वो जब हेगेलियन बोलता है, जब हम लोग ये सब चेंजेस आने के वजह से हम लोग का माइंड चेंज हुआ है, वो कंसेप्ट ऑफ गॉड जो हट जाता है हम लोग से। तब हम लोग किसका ऊपर में विश्वास करेगा, वो जब नहीं होता है, तब हम लोग खुद से एलिनेट हो जाते हैं। इसीलिए वो कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन के बारे में, और वो उसमें बोलता है कि ये जो मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट है, वो वन ऑफ द कोर वैल्यू है जो एलिनेशन को जन्म देता है। और हम लोग अपना जो बिलीफ ऑन द गॉड है, उससे हम लोग निकल जाता है। दैट इज व्हाट ही सेड। सो एलिनेशन का कंसेप्ट रिलीजन से निकलता है, क्वेश्चन करता है अपन है तो कहाँ, समझा है? नाउ उस समय में, यानी कि उस समय का सोसाइटी और अभी भी हम लोग गॉड ऐसे रिलीजन मानता है। सो यंग हेगेलियन फिर दूसरा क्वेश्चन करता है। हेगेलियन यंग हेगेलियन बोलता है कि ये जो गॉड हु है ना, ये भगवान कौन है? हाउ लिखा है क्या फिर? हु, ये हु यानी कि भगवान कैसे बनता है, उसके बारे में वो बताता है। वो बोलता है जब कोई आदमी, एक यंग हेगेलियन का डेफिनेशन भगवान का ऊपर, जैसे जब कोई आदमी डिसिप्लिन होता है, बहुत मॉरल होता है, और उसका जो कैरेक्टर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल अलग होता है, हम लोग खुद उसको भगवान का टेक देते हैं, उसी से भगवान निकलता है। जैसे एग्जाम्पल में वो बुद्धिज्म को लिया, बुद्धा वाज ए नॉर्मल। हम क्योंकि आई रिमेम्बर, हम एक बार गुरु नानक को हम ऐसे ही, वो गुरु नानक तो आदमी है, वो थोड़ी ना भगवान है बोल के जो हम बोल के गया ना, हम जो गिरा है सीढ़ी से, उसके बाद से हम दोबारा कभी ऐसे नहीं बोलते। अभी हम आपको जस्ट लेक्चर दे रहे हैं आप लोग ऐसे, हम बहुत मानते हैं बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये जो, जैसे वो एग्जाम्पल में बुद्धिज्म को आप लोग ले सकते हैं। बुद्धिज्म में जो लॉर्ड बुद्धा था, गौतम है ना, सिद्धार्थ जिसको बोलता है, जिसका नाम सिद्धार्थ था, वो वर्ल्डली प्लेजर को छोड़ के वो मेडिटेशन पेनेंस वो किया है, और वो लाइफ का जो ट्रूथ है, मॉरल ट्रूथ, कि ये जो ग्रीडी और जो मतलब बॉडी का जो इच्छा है, यही आपको अपना जो पार्टवे से एब्स्ट्रैक्ट करा देता है, वो उसको बोला है, वो सही है। ये ग्रीडीनेस ही है जिसकी वजह से हम नेचर को एक्सप्लॉइट करता है, एक दूसरा को एक्सप्लॉइट करता है। सो जब कोई फिलोसोफर्स ऐसे अलग थॉट से निकलेगा ना, हम लोग उसको भगवान का स्टेटस दे, जैसे गौतम बुद्ध हो, महावीर जयंती हो ना, जैन, उसके बाद जीसस हो गया। सो ही सेड कि एक्चुअली में भगवान नहीं है, जो ह्यूमन बीइंग डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी हो, दूसरा से अलग हो, मॉरलिटी हो, हम लोग ऑटोमेटिकली उसको भगवान का रूप देते। जैसे राम ना, राम एक सिंबॉलिक था, एक मैन का सिंबॉलिक स्ट्रक्चर था, कि इसलिए हम लोग राम को भगवान का दर्जा, कृष्ण को भी ऐसे ही माना जाता है। समझ गया? सो हिस कंसेप्ट यानी कि गॉड हु, ये बोलता है इफ एनी रियल मैन कैरीज distinct distinguished character of moral and deed, na moral and deed, then we consider the person as
हम लोग ऑटोमेटिकली उसको भगवान मान लेते हैं। ओके, यानी कि वो आदमी जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर। और इसमें एग्जाम्पल में हम लोग किसको देता है, बुद्धा को ना, जैन महावीर, जीसस। क्योंकि देर इज ए प्रूफ कि जीसस ऑफ नाजरेथ सच में था यरूशलेम में ना। और वो बहुत डिस्टिंग्विश आदमी था, और वो फिलोसोफर था, और वो जितना भी आपका जो वहाँ का उस समय का जो प्रिस्ली सोसाइटी है उसके अगेंस्ट में कंडेम करता था वो। इसलिए उसको क्रूसीफाई किया है। एंड देयर इज ए बिलीव कि उसका जो प्योरिटी इतना पायस, इतना होली वो था कि वो जो दोबारा जन्म लिया बोला, मतलब दोबारा 3 दिन के बाद होश आ गया। मतलब राइटिंग ऐसे बोलता है स्क्रिप्चर्स। और उसका जो जन्म लेने वाला का भी एविडेंस भी दिखा गया है, ऐसे बोल रहे हैं। दैट मीन्स हम किसी ह्यूमन फॉर्म में जो आया है उसको हम लोग ऐसे गोद क्लासिफाई करते हैं। यंग हेगेलियन बोलता है जब कोई डिस्टिंक्ट एक्स्ट्रा होता है, हम लोग खुद उसको भगवान मानते हैं। दैट इज हाउ भगवान निकलते हैं। समझ गया ही। और इसके बाद वो क्या बोला है, जो स्क्रिप्चर्स होता है, स्क्रिप्चर्स, जो स्क्रिप्चर्स और लिटरेचर होता है ऑफ द एंशियंट भगवान लोग का, जैसे बुद्धिज्म का, आपका जैनिज्म लोग का स्क्रिप्चर्स होता है, ये स्क्रिप्चर्स को प्रिस्ली क्लास लोग बनाता है बोला। प्रिस्ली क्लास लोग इसको बनाता है ना। साथ ही साथ इसके साथ में जो रिचुअल्स होता है, ये रिचुअल्स को भी प्रिस्ली क्लास बनाता है ताकि वो पीपल को डोमिनेट कर सके, कि वो पीपल को डोमिनेट कर सके। ठीक है। उसके बाद टेम्पल और चर्चेस, ठीक है, टेम्पल और आपका जो चर्चेस होता है यानी कि होली प्लेसेस, उसको फिर कौन बनाता है, उसको रूलिंग क्लास बनाता है। बोल, उसको रूलिंग क्लास बनाता है। ये लोग ये सब क्यों करता है, ताकि वो रिलीजन को मोनोपोलाइज कर सके, रिलीजन को मोनोपोलाइज कर सके। दैट इज द कोर रीजन, नॉट बिकॉज दे आर वेरी फेथफुल, नॉट बिकॉज दे बिलीव इन गॉड। वो लोग को पीपल को कंट्रोल करना है, दैट्स व्हाई दे डू दिस थिंग्स। समझ गया। दिस इज द व्यू ऑफ यंग हेगेलियन ऑन द रिलीजन। समझ गया। नाउ अंडरस्टैंड दिस। आई टोट यू अबाउट द हेगल। हम आपको हेगल के बारे में बताया है, जो कार्ल मैक्स का सबसे अर्लीस्ट टीचर था और जिससे कार्ल मैक्स इन्फ्लुएंस हुआ है। तो वो जो दो चीज़ के बारे में वो बताता है। पहला स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, वो बोलता है सोसाइटी जो माइंड का कॉन्शियसनेस से निकलता है। जैसे ग्रेट माइंड ग्रेट सोसाइटी बनाता है। एग्जाम्पल में इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप देख लो, ग्रीक सिविलाइजेशन को देख लो। ठीक है। और वो बोलता है कि ये माइंड की वजह से, माइंड जो कभी स्टेटिक नहीं है, चेंज डायनामिक है, वो चेंज होते रहता है। एक थॉट दूसरा थॉट को रिप्लेस करता है, उसी हिसाब से सोसाइटी भी चेंज होता है। दैट्स व्हाट ही सेड। ठीक है। उसके बाद ही सेड अबाउट द रिलीजन। सोसाइटी को चलाने के लिए रिलीजन जो माइंड का कॉन्शियसनेस से निकलता है, ये रिलीजन फेथ को जन्म देता है। फेथ और माइंड मिल के भगवान को जन्म देता है। और ये भगवान जो, जिसको हम लोग भगवान को बिलीव करता है, हम लोग उस पर रिलाय होता है, अलाइन करने देता है। हम भगवान को प्रॉब्लम सॉल्वर जैसा होता है ना। आप लोग हर रात भगवान को अपना एवरी प्रॉब्लम्स बताता है। ठीक है। आप लोग थैंक्स देता है, यानी कि भगवान को हम एक सुपर नेचुरल पावर में देखते हैं। तो उसी चीज को क्रिटिक्स में आपका यंग हेगेलियंस ने लिखा। यंग हेगेलियंस तो क्रिटिक्स है, क्रिटिक्स ऑफ द हेगल। वो लोग बोलता है सोसाइटी, आइडल सोसाइटी पॉसिबल ही नहीं है। ये जो कार्ल मैक्स खुद बोलता है। और कार्ल मैक्स बोलता है डायइलेक्ट्रिक ऑफ थॉट्स नहीं, डायइलेक्ट्रिक ऑफ मटेरियल है जो सोसाइटी को स्ट्रेटिफाई करता है, यानी कि वो मटेरियल को बारे में बताता है। उसके बाद रिलीजन पे, रिलीजन पे वो बोलता है कि रिलीजन अलाइनमेंट नहीं देता है, मतलब रिलीजन इकट्ठा नहीं करता है, बल्कि क्वेश्चन जब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, चेंजेस होता है, वो गॉड का ऊपर क्वेश्चन करने देता है। और क्वेश्चन करके क्या हो जाता है, हम लोग रिलीजन यानी कि रिलीजन को नहीं मान के उससे अलाइन करते हैं, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर फिर चेंज होता है। समझ गया। तो ये दो चीज को अभी मैक्स का जो थ्योरी है उसमें हम लोग स्टडी करें। वी विल स्टडी कि कार्ल मैक्स किस तरह से डायइलेक्ट्रिक मटेरियल को समझता है, एलिनेशन को समझता है, क्लास स्ट्रगल, क्लास थ्योरी को वो कैसे बनाता है। सो ये जो इंट्रोडक्शन अभी हम लोग कार्ल मैक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो कार्ल मैक्स का इंट्रोडक्शन में यू हैव टू अंडरस्टैंड हु इज दिस पर्सन। आप लोग समझ गए इसका लाइफ हिस्ट्री है ना।
तो अगर आप कार्ल मैक्स के बारे में आपका एग्जाम में आता है, आप ये वर्ड मेंशन करो, कार्ल मैक्स इज ऑफन कंसिडर्ड एज एन इंस्टीट्यूशन। ओके, नाउ एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन के आता है, कार्ल मैक्स इंस्टीट्यूशन। तो क्वेश्चन ये आ सकता है व्हाई, हाउ, है ना? दो क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई एंड हाउ। ओके, क्योंकि अभी बहुत डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पूछने लग गया है। आप देखा होगा सिविल सर्विस का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, फॉर्मेट पहले जैसे नहीं। अभी वो लोग आपको ना, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहा है आपको पूछता है क्यों पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, दे आर आस्किंग दैट, देखने के लिए कि आपको क्या समझा है। इफ दे आस्क कार्ल मैक्स एज ए इंस्टीट्यूशन एक्सप्लेन व्हाई, हाउ, है ना, देन यू विल से, सबसे पहले आप डिफाइन मत करो, आप बोलेगा कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है। पहले नॉर्थ ईस्ट पीएससी इंस्टीट्यूशन क्यों बोलता है, नॉर्थ ईस्ट पीएससी स्कूल क्यों नहीं बोल रहा है? जब भी हम इंस्टीट्यूट बोलता है, हम लोग इंस्टीट्यूट को एक नॉर्म्स और रूल्स के साथ अटैच करते हैं, जैसे आप बोला है। लेकिन इंस्टीट्यूशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ऐसा प्लेस जहाँ में नॉलेज हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, उसको हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। नॉलेज हमेशा प्रोग्रेसिव होना, उसको हम इंस्टीट्यूट बोलता है। और कार्ल मैक्स का जो नॉलेज है वो हमेशा चेंजिंग विद द टाइम, सेम चीज़ हम लोग को समझ में आता है कि मैक्स सही बोला था, यानी कि इसीलिए हम लोग कार्ल मैक्स को इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव ऑफ नॉलेज। कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव ऑफ द नॉलेज। कार्ल मैक्स को इंस्टीट्यूशन इसलिए बोलता है क्योंकि इसका जो फिलोसॉफी है वो बेसिकली, हम उसको फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है ना, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है। लाइफ का बेसिक डिस्क्रिप्शन इसका फिलोसॉफी से आता है। ठीक है, तो इसका जितना भी स्टडी है मैक्स का जितना भी स्टडी है उसको बेसिकली हम डिवाइड करता है इनटू टू ग्रुप्स। स्टडीज, स्टडीज ऑफ मैक्स, उसको हम डिवाइड करता है इनटू टू ग्रुप्स। एंड रिमेंबर, मैक्स एक नॉन पॉजिटिव था, है ना, तो आप लोग सब अभी मालूम है। ठीक है, इसका जितना भी स्टडी है उसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करता है। एक जो होता है यंग मैक्स, यंग मैक्स जो उसका राइटिंग में इवोल्यूशन दिखाई देगा आपको, इवोल्यूशनरी राइटर। और दूसरा है आपका ओल्ड मैक्स, जिसमें आपको रिवोल्यूशनरी दिखा। तो हम सबसे पहले ओल्ड मैक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो लिखा है वो ओल्ड मैक्स लिखा है। ओल्ड मैक्स यानी कि जो मेच्योर्ड मैक्स है, ही अंडरस्टूड व्हाई द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी occurred एंड वेयर ही क्रिटिसाइज हेगल, सेइंग कि डायलेक्टिक ऑफ थॉट से नहीं बल्कि डायलेक्टिक ऑफ मटेरियल से हम लोग क्लासिफाई हुआ। इसको वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर में देखता है। समझ रहा है? तो यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ में बेसिकली एक क्विक आइडिया दिया गया है आपको, कि मैक्स जो सोसाइटी का जो डायनामिक है उससे वो अनहैप्पी था, है ना, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन को वो देखा है, इसलिए वो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी के लिए वो एनविसेज किया। एनविसेज मीन्स आगे को सोचा है वो। ठीक है, तब जाके वो अपना क्लासिफिकेशन को वो निकला। एंड द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म, वो बेसिकली आपका मैक्स का अपना विजन है टू द परफेक्ट सोसाइटी। और ये सोशलिज्म के बाद, सोशलिज्म जब लास्ट एंड में पहुंचता है तब हम उसको कम्युनलिज्म, तब कम्युनिस्ट, नॉट कम्युनलिज्म, कम्युनिस्ट नेशन बोलते हैं। आ गया? तो बाकी तो आप लोग इसको पढ़ लेगा, है ना, लेकिन हम डायरेक्ट सीधा इसका जो ये है उससे स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है, स्टडी से। बाकी आप समझने के लिए डिस्क्रिप्शन ऐसे समरी दिया है, जनरलाइज आप लोग पढ़ने से आप समझ जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट। नेक्स्ट ऐसा स्टार्ट करता है, इन ऑर्डर फॉर द मैन टू यूज हिज थॉट। मैन को अपना थॉट यूज करने के लिए उसको खाना है ना। इन ऑर्डर टू यूज हिज थॉट मैन हैज टू ईट। और खाने के लिए ही हैज टू ग्रो गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस एंड रिप्रोड्यूस। समझा है? ही सेड मैन सोचने के लिए, सोचने के लिए उसको क्या चाहिए? फूड चाहिए, है ना। और फूड चाहिए इसलिए ही हैज टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस। हम ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे ओवर राइटिंग नहीं होना है। ही हैज टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, मैन इन ऑर्डर टू थिंक, खाना है, खाने के लिए वो क्या करेगा? प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस स्टेज से वो पास करेगा। okay, that means in short survive। मैन क्या करता है? मैन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा वो? बताओ। फूड, शेल्टर ना। उसके बाद क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? क्लोथ्स, टूल्स, ये सब प्रोड्यूस करेगा, होगा। और ये सब प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करता है? वो जाता है प्रोडक्शन को वो इस्टेब्लिश करता है। और इसीलिए प्रोडक्शन को हम क्या मानता है? प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एंड फंडामेंटल कंडीशन ऑफ सोसाइटी। समझ गया? हिस्टोरिकल एंड फंडामेंटल क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। समझ गया? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए, टूल्स चाहिए, है ना। यानी कि ये जो नेसेसरी चीज है वही लेड टू द फाउंडेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि सोसाइटी का फॉर्म करना। समझ गया? तो वो बोलता है कि मेन का जो नीड है वो कभी सेटिस्फाई नहीं है, इतना तक नहीं है उसका, उसका कोई बाउंड्री नहीं है। मेन का नीड का जो बाउंड्री नहीं है, उसका जो नीड जो ग्रीड बन जाता है। समझ गया? यानी कि व्हेन नीड, व्हेन नीड मीट्स ग्रीड। ठीक है, जब आपका नीड मीट्स योर ग्रीड, तब एक्सपांशन स्टार्ट होता है। एक्सपांशन, ठीक है, तब क्या हो जाता है? एक्सपांशन हो जाता है। तब मैन जो दो चीज करता है, मैन एंटर्स इन रिलेशनशिप विद मैन, मैन विद थिंग। समझ गया? ये एक्सपांशन कैसे होता है? मैन जो रिलेशनशिप में एंटर करता है, रिलेशनशिप में। और क्या रिलेशनशिप होता है? एक होता है बिटवीन मैन एंड मैन, आदमी और आदमी। और दूसरा होता है बिटवीन मैन एंड थिंग। इसको नहीं समझने से हमको दोबारा पूछो, ठीक है। क्योंकि ये जो क्लास स्ट्रगल है ना, क्लास थ्योरी, क्लास स्ट्रगल होता है, वो यही कंसेप्ट से निकलता है। ओके, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ जो बोलता है, ये क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ, ये वो क्वेश्चन है जो एपीपीएससी का 2022 में आया गया था। होगा? तो वो नेसेसरी है, आप समझो, नहीं समझने से हमको दो। ओके,
नाउ इसको देखो, रिलेशनशिप, दो रिलेशनशिप, मैन विथ मैन एंड मैन विथ थिंग होगा। नाउ मैन विथ मैन का जो रिलेशनशिप है उसको हम रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, और मैन विथ थिंग होता है उसको फोर्स ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ हम फिर से लिख रहे हैं ऊपर में, ठीक है। यहाँ में हम लिख रहे हैं बिटवीन मैन, मैन, मैन और मैन का जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप को हम बोलता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ में हम छोटा फॉर्म लिख रहा है ROP, समझने के, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम में आप कभी ऐसे यूज नहीं करेगा, मालूम है ना। मतलब आपका जो नोट्स है उसमें भी शॉर्ट अल्फाबेट लिखा गया है, लेकिन एग्जाम में आप उसका फुल फॉर्म आपको यूज करना है। नाउ ये मैन विथ मैन यानी कि रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या है? टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करने के लिए मैन क्या करता है? मैन जो दूसरा मैन के साथ रिलेशनशिप बनाता है, और ये रिलेशनशिप हमेशा कैसे होता है? एक ओनर होगा, दूसरा नॉन ओनर होगा, है ना। मैन विथ मैन में वो कभी भी टुगेदर फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड कभी नहीं होगा, फैमिली भी नहीं होगा। जब वो टू प्रोड्यूस, जब मैन विथ मैन वो एंटर करता है, तब उसमें आपको क्या दिखा देगा? दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एक जो ओनर होगा, ओनरशिप, और दूसरा नॉन ओनरशिप। एक जो होगा हैव्स, और दूसरा होगा हैव नॉट, ठीक है। एक होगा डोमिनेंट, डोमिनेट, और दूसरा होगा सब ऑर्डिनेट, होगा। एक होगा कंट्रोल, दूसरा होगा कंट्रोल। नहीं लिखेगा, गेट कंट्रोल लिखेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। नाउ दिस स्ट्रक्चर लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। रिमेंबर, हम आपको ये जो पढ़ा रहा है क्लास स्ट्रगल लुक में भी अब यही चीज लिखते हैं, हम रिपीट करते हैं इसको, ठीक है। सो इतना समझो, टू प्रोड्यूस, मैन जब मैन के साथ रिलेशनशिप करता है, दो रिलेशनशिप निकलता है, एक जो ओनरशिप, दूसरा नॉन ओनर, हैव्स, हैव नॉट, डोमिनेट, सबऑर्डिनेट, कंट्रोल, गेट कंट्रोल, ये दो चीज होता है। किसी के पास रिसोर्स होगा, किसी के पास नहीं होगा, जो नहीं है वो दूसरा के पास आएगा काम, हाँ। सो क्रिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। नाउ ये क्रिएशन जो है, ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है सिंस टाइम एग्जिस्टेंट है कि नहीं? और अभी भी एग्जिस्ट है ना। अभी भी एग्जिस्ट है, ये जो चीज है ये सिंस टाइम, ठीक है। सिंस टाइम हम यहाँ में लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। सिंस टाइम एग्जिस्ट कर रही है, सिंस टाइम से ये एग्जिस्ट कर रहा है, एंड स्टिल प्रिविलेंट, स्टिल प्रिविलेंट, मतलब अभी भी ये है। लेकिन अभी जो कंसेप्ट ऑफ ओनर एंड ओनरशिप चेंज हो गया होगा, है ना। पहले जो ओनर था वो अभी नॉन ओनर भी हो सकता है, मतलब हैव्स जो नॉन हैव्स भी बन सकता है, ठीक है। सिर्फ जो ओनरशिप और नॉन ओनरशिप का पैटर्न बदल सकता है, फिर भी जो स्ट्रेटिफिकेशन ये दिया रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन का, वो अभी भी सेम है, एंड ही इज ट्रू, अभी भी सेम है, वो चेंज हुआ नहीं है, लेकिन ओनरशिप बदल गया होगा, ठीक है। ही सेड सिंस ये जो एग्जिस्ट सिंस टाइम ये एग्जिस्ट किया है, स्टिल प्रिविलेंट एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप, concept of ownership में कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप में इंटरचेंज, है ना। इंटरचेंज हो गया होगा, लेकिन अदरवाइज अभी तक सब बराबर है, सब सेम है, समझ गया। सो दिस इज व्हाट ही सेड इन रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। श्योर, सो आज का क्लास में हम आपको रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन तक पढ़ाएगा। उसके बाद यानी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन और फोर्सेस का,
ये बेसिकली हेगल का जो कंसेप्ट है ऑफ द डायलेक्टिक सोसाइटी उसको क्वेश्चन कर रहा है। डायलेक्टिक सोसाइटी में वो बोला है सोशल थॉट्स के वजह से सोसाइटी बना है, लेकिन मैक्स जो अपना पॉइंट प्रूफ कर रहा है कि प्रोडक्ट मैन विथ मैन एंड मैन विथ थिंग के वजह से सोसाइटी चेंज हो। ही ट्रू अभी देखा है तो, है ना? यही चीज को हम अभी भी ठीक है। तो आज का आपका काम है इनसाइड व्यूज ऑफ द यंग हेगेलियन एंड हेगेलियन, उसको आपको लिखना है, कोशिश करो। ठीक है। और बाकी जो एमसीक्यूज हम नॉट एमसीक्यू, बाकी जो मेंस का क्वेश्चन दिया चैप्टर 1 का, उसको प्लीज करो। और चैप्टर 2 का आपको ना 10 इयर्स का, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से बहुत कम आता है, एक एक सिर्फ ना 10 इयर्स में जितना है उसका फिर क्वेश्चन बना के आपको हम भेज देगा। लेकिन लिखो, कलेक्ट करने से नहीं होगा। अभी लिखने से क्या होगा सोचो, अभी लिख के उसको करेक्शन करके एक कॉपी में रख देगा ना, एग्जाम समय में सिर्फ उसको पढ़ के जाओ, बस उसको पढ़ के जाओ, लिख के लिखो। टाइमर लगाओ ना, टाइमर लगा के ईच क्वेश्चन जो 6 मिनट से ज्यादा नहीं होना। समझ गया? ऐसा होने से आप एह, ये ऑनलाइन वाला बच्चा लोग बहुत स्लो हो रहा है नेट, बट आई होप वो लोग समझ गया होगा आज का क्लास, आई होप सो। बहुत स्लो है।